सुन लो धमकी देने वालों, मैं सीमांचल की जनता के लिए मरने को तैयार हूँ। क्या तुम तैयार हो? तुम में और मुझ में फर्क ये है कि तुम सत्ता के लिए जीते, मैं सीमांचल की जनता के इंसाफ के लिए मरने को तैयार था और रहूंगा इंशाअल्लाह। TV10 भारत, सच की ताकत। आज इसी वक्त लिखकर रख लीजिए कि इस बार चुनाव परिणाम आने के बाद सरकार जो भी बने, लेकिन इस बार उप मुख्यमंत्री मुसलमान मिलने जा रहा है बिहार को, यह क्लियर हो चुका है। यह बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज एक पूरा समीकरण दिखाने जा रहा हूं जिसकी अब चर्चा जोरों से हो रही है, जिसने खास तौर पर बीजेपी को बेचैन किया है। और बीजेपी के जो घटक दल है, यानी कि एनडीए के घटक दल, वो इसी बात को लेकर और टेंशन में है कि क्या वाकई अगर ऐसा हुआ तो सत्ता से दूरी हो जाएगी। यही नहीं, आज आपको दिखाऊंगा जनता दल यूनाइटेड को लेकर क्या बयान दे डाला गया एआईएमआईएम की तरफ से। तो वहीं वो तमाम नेता जो छोड़कर चले गए थे 2020 में चुनाव जीतने के बाद, उनके हालात क्या बने और उसके बाद अब उनसे क्या कुछ कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि राजा बनकर रहते, आपकी अपनी पार्टी थी, टिकट बांट रहे होते, लेकिन आज क्या है, टिकट मांगनी पड़ रही है, रोना पड़ रहा है। और असदुद्दीन ओवैसी का एक नया दावा जिसने खास तौर पर एनडीए को दिक्कत में डाला, क्या है वो? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं TV10 भारत। आप पहले बयान सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बयान है। दूसरा मामला तीर का निशान लेकर आया है, और वो तीर का निशान कौन है? वही है जो बाबरी मस्जिद तोड़वाने वाले और वक्फ की जायदाद को तबाह करने वाले नीतीश कुमार है। अगर वक्फ के इस काले कानून की हिमायत नीतीश कुमार नहीं करते, ये काला कानून पास नहीं होता। हिंदुस्तान में मुसलमानों की गर्दनें काटी गई, मालो असबाब लूटे गए, कल कारखाने तबाह किए गए, अब हमारी ईमान पर भी हमला होता है। इससे मुराद है मस्जिदें हम इबादत के लिए, मदरसे दीनी तालीम के लिए, कब्रिस्तान मुर्दों के दफनाने के लिए। अब ये चाहते हैं कि हमारा ईमान भी बाकी नहीं रहे, हमारे मस्जिदों पर कब्जा करने, कब्रिस्तानों को उजाड़ने और मदरसों को तालाबंदी करने का। तो जेडीयू को वोट देना मस्जिद तोड़ने वालों के हाथ में हथौड़ा देने के बराबर है, ये एआईएमआईएम की तरफ से कहा जाता है। हफनिया में जदयू और उसके उम्मीदवार पर जमकर बरसे अख्तरुल ईमान। अच्छा, आप ये समझिए कि जनता दल यूनाइटेड क्यों? क्योंकि ये बात भी सच है कि एआईएमआईएम एक स्तर पर मुसलमानों को ये तो समझा सकती है कांग्रेस और आरजेडी को लेकर कि आपसे वोट तो लिया, लेकिन आपके वोट का सही मूल्य नहीं दे पाए, यानी कि आपको हक नहीं दे पाए। आरजेडी पर हमलावर एआईएमआईएम ये रह सकती है, एआईएमआईएम कांग्रेस पर भी रह सकती है, लेकिन यह बात भी सच है कि बिहार को इकलौता मुस्लिम मुख्यमंत्री देने वाला सिर्फ कांग्रेस है। लेकिन यह बात सच है कि जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जिनके हाल ही के फैसले ने काफी कुछ चीजें बदली हैं, उन्हें मुसलमानों को लेकर एआईएमआईएम इसीलिए जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पर ज्यादा हमलावर नजर आती है। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं एक आंकड़ा, अब आप थोड़ा समझिए ये क्यों जेडीयू के बारे में बात हो रही है। पहला यह है कि जो मुसलमानों को वोट लेने वाली ज्यादातर पार्टियां, या फिर यूं कहिए मुसलमान जिन्हें वोट कास्ट करते भी हैं, बिहार के अंदर की बात कर रहा हूं सिर्फ, अगर बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर पार्टियां, सारी पार्टियां मुसलमानों के वजूद पर चल रही हैं। कांग्रेस को ले लीजिए, आरजेडी को ले लीजिए, जेडीयू को ले लीजिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को ले लीजिए, ये सारी पार्टियां हैं। अब मसला यह है कि चुनाव बाद अगर किंग मेकर एआईएमआईएम बनते हैं, तो मैंने पहले भी कहा था कि एनडीए के साथ जा सकते हैं एनडीए, लेकिन एनडीए बीजेपी के बिना तो होगा नहीं, कि उसी का नेतृत्व करता बीजेपी है। यानी नीतीश को और चिराग पासवान को बाहर आना होगा, तभी समर्थन मिल पाएगा, यह क्लियर है। यानी एनडीए के साथ जाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन महागठबंधन के रास्ते खुल सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि अगर आप एक सटीक वार करते हैं अपने प्रतिद्वंदी पर, तो उन्हें मुसलमानों को समझाने के लिए कुछ तथ्य सामने रखने होंगे। अगर आरजेडी पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री मुसलमान नहीं दिया, कांग्रेस पर आरोप लगा, वो जबकि दे रखा है उन्होंने, लेकिन यह बात सच है कि हाल ही में वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो बातें पहले चिराग पासवान की तरफ से की गई, बाद में उसी संसद के अंदर चिराग पासवान की पार्टी ने और खुद चिराग पासवान ने उसी वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर दिया। यही जेडीयू की तरफ से हुआ। अब आप इसमें कितने ही बहाने बनाए, लेकिन एआईएमआईएम की तरफ से उठाई गई ये बात अब मुसलमानों तक पहुंचने लगी है क्या? अब देखिए, खुद इनकी पार्टी छोड़कर साल 2020 में 5 सीटें जीती थी, 4 आरजेडी में शामिल हो गए थे। अब वो जो 4 आरजेडी में शामिल हुए, जिनमें से 3 मुस्लिम विधायकों की टिकट काट दी, सिटिंग विधायकों की, अब उनको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, जरा सुनते चलिए क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। 5 साल बाद क्या हुआ? रो रहे, टिकट तक नहीं पाए।
है? अब यही आप MIM में रहे होते, राजा बन के रहते था। आप एक बात बोलते, करोड़ों लोग सुनते। 1.5 साल MIM में, साल भर रहने के बाद 3-4 साल तक रहे, सदन में कौन आवाज उठाए कोई जान तक नहीं पाया। और वहीं अख्तर साहब को देख लीजिए। राजनीति पैसे से नहीं होती है, राजनीति आपके किरदार, आपके अखलाक से होती, जनता के लिए आप कितने खड़े रहते उससे होती है। यह बात बिल्कुल ठीक नजर आती है और शायद मुसलमान इस बात को समझ रहा है। और ये बात मुसलमान नहीं, वो जो 3 विधायक जिनकी टिकट कटी खास तौर पर, वो भी समझ रहे हैं। लेकिन मसला क्या केवल JDU और LJP तक है? नहीं, मसला इससे आगे का भी है, महागठबंधन के लिए भी है। उन्होंने जरूर, इंडिया गठबंधन ने, महागठबंधन ने AIMIM को अपने साथ में ना लिया हो, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं इस बात की टीस है कि AIMIM जितनी मजबूत होगी, महागठबंधन को झटका जरूर लगेगा। अब ऐसे में क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। कांग्रेस के मन से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों को, अराकीन को धमकी दी जा रही है। याद रखिए, मेरी गाड़ी के ऊपर 6.5 फीट के फासले से 3 गोलियां चलाई गई थी। उसके बावजूद भी वो गोलियां मेरे हौसले को पस्त नहीं कर सकी। और सुन लो धमकी देने वालों, मैं सीमांचल की जनता के लिए मरने को तैयार हूँ। क्या तुम तैयार हो? आपको याद होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये पहुंचे थे असदुद्दीन ओवैसी, चुनाव का दौर चल रहा था। अचानक से खबर आती है कि असदुद्दीन ओवैसी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग करने वाला किस नियत के साथ पहुंचा था और क्या उसकी विचारधारा थी, इस पर चर्चा नहीं करूंगा, पुरानी बात हो गई, 2 साल पुरानी। लेकिन यह बात सच है कि असदुद्दीन ओवैसी उस समय पूरी तरह से फिट होकर निकले थे। उन्होंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस समय भी यही कहा था, लेकिन आज भी वही कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। दरअसल ये बयान क्यों दिया, हम कांग्रेस की धमकियों से डरने वाले नहीं है। किशनगंज में AIMIM उम्मीदवार को मिली धमकी पर बोले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। लेकिन यहां एक चीज जरा समझिए, यहां हो क्या रहा है। AIMIM सरकार बनाने के लिए NDA को सपोर्ट नहीं करेगी, जब भी करेगी महागठबंधन को ही करेगी। मुसलमानों के हाथों में 2 लड्डू आ सकते हैं, एक अपनी कयादत खड़ी होगी, दूसरी भाजपा को रोक भी सकती है। महागठबंधन से सानी भागकर भाजपा के साथ जा सकते हैं, जनसुराज भाजपा को सपोर्ट कर सकता है। इसलिए सरकार बदलने के नाम पर वोट देना है तो भी AIMIM को वोट दो भाइयों। ये चांद खान कहते हैं पूरा देश तुम्हारी एकता को देखना चाहता है, AIMIM को मजबूत करो। ये हर कोई जैसे अपील करता है वैसे ही अपील की जा रही है। लेकिन इसमें एक चीज जो है, जो अभी मुझे लगता है मुकेश सहनी को लेकर वाकई संशय की स्थिति है। लोगों ने बड़ी नाराजगी जताई, 1.5% 2.5% वाली बात। लेकिन यह बात सच है कि मुकेश सहनी जो है वो जिस तरह ये तेवर दिखा रहे थे, आज भी वो विश्वासप्रद नहीं है। ये लोगों में बड़ी नाराजगी है मुकेश सहनी को लेकर, जबकि वो बीच बीच में आकर बताते नहीं मैं तो यही हूं। लेकिन खुद तेजस्वी यादव भी उनको लेकर बहुत आश्वस्त नजर नहीं आते और इसीलिए उनके उप मुख्यमंत्री वाली बात पर उन्होंने अपनी डील तय कर ली। अब यह देखना होगा कि चुनाव बाद जो परिणाम आते हैं उसके बाद मुकेश सहनी का अगला स्टेप क्या होगा। लेकिन यह बात मैंने पहले भी बताई थी कि अगर JDU के साथ भी AIMIM को जाना पड़ा, मानकर चलिए एग्जाम्पल के तौर पर, तो बीजेपी के साथ रहते तो नहीं जाएगी। यानी महागठबंधन का ही समर्थन मिलना है, यही होना है। अब यहां देखिए यहां क्या हो रहा है, जरा सुनिए। मकसद ये है कि आप जो कह रहे हैं यहाँ बीजेपी की टीम MIM है, आप 10 साल से बीजेपी को मजबूत करने के लिए हर जगह देखिए जिस तरह से मास्टर मुजाहिद आलम कर रहा है। देखिए तो कोचा धामन विधानसभा से RJD के प्रत्याशी है मास्टर मुजाहिद। 15 साल बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार रहने के बाद RJD में जाते ही मास्टर मुजाहिद सेक्युलर हो गए। जब पत्रकार ने रख दिया सवाल तो बौखला गए और बेचारे पर हमला भी कर दिया। जवाब तो देना होगा, क्योंकि मसला अब तक ये नहीं था। अब तक इन चीज़ों पर कोई विचार नहीं करता था। विचार आज इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि एक नया मुद्दा खड़ा हो गया, एक नया समीकरण बन गया है जिसने बेचैनी पैदा की है। ये जानते हैं कि अगर ये मुद्दा और बड़ा हो गया और चुनाव जिस दिन वोटिंग होगी तब जहन में रहा मुसलमानों के, तो हालत क्या हो सकती है। नमस्कार।